हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारा। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हमने ये टॉपिक्स कर लिए हैं। पहले हमने प्रेशर के पूरे टॉपिक कर लिए, फिर हमने आपको ये विस्कोसिटी के टॉपिक पूरे करा दिए हैं। आज हमें जो टॉपिक करने हैं ये आपके सामने दिए गए हैं। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर across a curved surface, application of surface tension, ideas to drops, bubble and capillary rise। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ये पार्ट पूरा अपना कर लें। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन है। थोड़ी सी थियोरेटिकल क्लास होने वाली है, तो आपको अपना सब्र बना करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्लास लंबी चलेगी, थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल बच्चों हमने यहाँ तक देख लिया था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। आज हम देखेंगे सरफेस टेंशन। तो आज का टॉपिक हमारा है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, डेफिनेशन रीड करते हैं। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्टेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया। यस, आप जानते हैं बच्चों कि जो वाटर की ड्रॉप होती है, आप यदि किसी सरफेस पे वाटर की ड्रॉप को एक ड्रॉपर से गिराएंगे, या आपके पास में एक ड्रॉपर है। बच्चों, आपने ड्रॉपर देखा है? ड्रॉपर मतलब जिससे कि इंक आप लोग फिल करते थे बचपन में, या जिससे कभी ड्रॉप करते हैं, कैमलिन की इंक जो आती थी। यस, या पिपेट से आपने कभी कोई ड्रॉप गिराई है, तो आप देखिएगा जो ड्रॉप होती है बेटा, इस तरीके का शेप लेकर के जाती है। एक्चुअली ड्रॉप स्फेरिकल शेप होती है, मगर वेट ज़्यादा होने के कारण ड्रॉप आपको इस तरीके से दिखाई देती है। मगर ड्रॉप का जो शेप होता है बेटा, वो स्फेरिकल होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ड्रॉप जो है अपने एरिया को ऐसे फैला के क्यों नहीं लेकर के गई? स्फेरिकल ही क्यों है? ट्रायंगुलर ड्रॉप क्यों नहीं होती है? किसी और शेप में क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा आपको कल दो टाइप के फोर्सेस बताए गए थे। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। क्लियर? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात कल हुई थी, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस को। यस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 52 क्वेश्चन में व्हाट आर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स मतलब कि बेटा इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। आपने देखा होगा पानी की एक बूंद अगर कहीं पर रखी हुई है और दो थोड़ी देर पर दूर पर दूसरी बूंद रखी हुई है, अगर आप इनके बीच में एक ऐसी लाइन पानी की खींच देते हैं उंगली से, तो आप देखे होंगे कि थोड़ा सा पानी इधर का उधर चला जाता है। बताइए, चला जाता है कि नहीं चला जाता? मर्ज हो जाता है। ठीक है ना? और आप इस एक्सपेरिमेंट को एक कांच के टेबल में करिए। ठीक है ना? क्योंकि एक मिनट, प्लास्टिक के टेबल में यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक के टेबल में पानी जो है इधर से इधर चला जाएगा। अगर आप किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर रख करके करेंगे तो आपको रिजल्ट और अच्छे दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि कांच के ऊपर करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ग्लास का टेबल होता है, ग्लास के टेबल में वाटर पार्टिकल और ग्लास के पार्टिकल के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एडहेसिव, जो कि वाटर वाटर के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। मैं क्या कह रहा हूं? कोहेसिव फोर्स सेम पार्टिकल के बीच में लगता है, सेम सबस्टेंस के बीच में लगता है, पार्टिकल ऑफ द सेम सबस्टेंस या मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सबस्टेंस। क्लियर हो गया? जैसे आपकी बात है, एक चौक ले लीजिए, तो चौक में जो पार्टिकल हैं वो सेम है, तो ये जो फोर्स लगाएंगे ये कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स। क्लियर?
अब एडहेसिव फोर्स की बात करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन दैट इंक स्टिक टू द पेपर वाइल राइटिंग। जैसे कि आप पेपर ले रहे हैं और पेपर में आप इंक से लिख रहे हैं, तो इंक एक डिफरेंट पार्टिकल है, तो पेपर एक डिफरेंट पार्टिकल है, सब्सटेंस है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? एडहेसिव फोर्स। क्लियर हो गया? तो जब सेम पार्टिकल होते हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो कौन सा फोर्स लगता है बेटा? कोहेसिव। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो कौन सा फोर्स लगता है? एडहेसिव। क्लियर हो गया? हम्म। तो बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट की बात की जा रही थी यहाँ पे। तो आपने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट में, जैसे ये पानी की बूंद है, ठीक है ना, तो इनके बीच में सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं अंदर। तो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे को अपने पास जकड़ने की कोशिश करेंगे, पास बुलाने की कोशिश करेंगे। कौन से फोर्स की वजह से? कोहेसिव फोर्स की वजह से। यस और नो? अब जब आप सारे पार्टिकल को पास बुलाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो बताइए आपका सरफेस एरिया कम होगा कि नहीं होगा? आपका सरफेस एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा उस समय? कम होगा। और जब सरफेस एरिया कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर ठंड लगती है, तो आप अपने आप को बिल्कुल जोर से सिकोड़ करके या अपने कपड़ों को एकदम लपेट करके जोर से अपने तरफ बैठ जाते हो। तो बताइए उस समय आपके कपड़े या आपकी सरफेस एकदम खिंची हुई दिखती है कि लूज दिखती है? खिंची हुई दिखती है। तो उस समय आपकी जो सरफेस होती है, एकदम खिंची हुई होती है। और सरफेस के खिंचाव के कारण उस पे जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, उसे बोलते हैं आप सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया? हम्म। So surface tension is the tendency of the surface of a liquid to contract the smallest possible area। मतलब अपने आप को कम से कम एरिया में रखने की टेंडेंसी को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? हाँ। और सरफेस टेंशन के कारण ही पानी की बूंदें जो होती हैं बेटा, क्या होती हैं? वो गोल हुआ करती हैं। क्लियर? हम्म। It arises because molecule at the surface of a liquid experience a net inward force due to attract unbalance intermolecular forces। ये क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, उसमें जो भी लिक्विड बैठे होते हैं, वो नेट इनवर्ड फोर्स एक क्या करते हैं? फील करते हैं। नेट इनवर्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स रियलाइज करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? अब यदि आप देखना चाहते हैं कि वो नेट इनवर्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे फील करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन दी गई है। इससे आपको समझ में आएगा कि ये नेट इनवर्ड फोर्स क्यों रियलाइज करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर ड्रॉपलेट को दूसरे वाटर ड्रॉपलेट इधर से हर तरफ से खींचेंगे। बताइए खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? क्यों खींचेंगे? क्योंकि इसके बाजू में भी वाटर है, इधर भी वाटर है। मगर बेटा सरफेस में जो सरफेस में जो वाटर पार्टिकल हैं, उन पे बेटा आजू बाजू वाले तो फोर्स लगाएंगे। बोलो यस कि नो? मगर बेटा क्योंकि ऊपर तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा, तो मतलब सरफेस में जो पार्टिकल बैठे हैं, उसमें नेट फोर्स कौन सा काम कर रहा है? बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस, बिल्कुल सही। तो सरफेस में जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, उनमें नेट अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। यहां पर यही कहा जा रहा है, इट अराइजेस बिकॉज इट अराइजेस बिकॉज molecules at the surface of the liquid experience a net inward force due to unbalance intermolecular force। क्लियर हो गया बेटा? हम्म। तो नेट अनबैलेंस इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने के कारण ये क्रिएट होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर?
सो इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया कि सरफेस टेंशन के होने का, एग्जिस्ट करने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। क्लियर हो गई बेटा बात? अब चलिए देखते हैं सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है, और उसके पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको निकालने के लिए बेटा हम एक इमेजिनरी लेंथ कंसीडर करते हैं सरफेस के लिक्विड पर। ये देखिए हमारे पास एक वेसल है बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे 3D सरफेस दिखाई दे रही है, तो मैं आपको ऊपर से लिक्विड की सरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर मैंने एक एक इमेजिनरी लेंथ एल मान ली है। इमेजिनरी लेंथ मैंने क्या मान ली है बेटा? एल मान ली है, ठीक है? अब इस एल लेंथ पर एक फोर्स हर पॉइंट पर कितना लगता है बेटा दोनों तरफ से? एफ। तो अगर एल लेंथ पर एफ फोर्स लगेगा तो यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? एफ बाई एल। सो फोर्स acting on unit length of a liquid surface is called surface tension. इसको सिग्मा से शो करते हैं बेटा। सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ बेटा? चलिए देखिए, तो थ्योरी कवर करते हैं सरफेस टेंशन की। इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which the free surface of a liquid at rest behave like an elastic stretched membrane tending to contract as to occupy minimum surface area। किसी लिक्विड सरफेस की वो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच द फ्री सरफेस, किसी लिक्विड की फ्री सरफेस जो है सबसे कम एरिया अपने पास रखने की कोशिश करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को, मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। Surface tension is measured as the force acting per unit length on an imaginary line drawn on the liquid surface। अगर आप सरफेस टेंशन मेजर करना चाहते हैं तो आप ये एक लिक्विड सरफेस आपने ले ली है, इस पे एक इमेजिनरी लेंथ आप ड्रॉ कर लीजिए। अब ये इमेजिनरी लेंथ सरफेस पे रुकी हुई है, मतलब इस पर एक अनबैलेंस फोर्स, सॉरी, नेट बैलेंस फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, जितना उधर उतना इधर। मान लीजिए एफ फोर्स इधर है और एफ फोर्स इधर है। क्लियर है बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। ये कहा जा रहा है कि यहां पर लगने वाला जो फोर्स है इस लाइन के तो परपेंडिकुलर है, वो तो दिख ही रहा है, मगर इस सरफेस के टेंजेंशियल है, मतलब सरफेस के ऊपर है, सरफेस के प्लेन में है। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या देखा? As shown in figure, imagine a line AB on free surface of a liquid where L is the length of the imaginary line and F is the total force on either side of the line. Then F is proportional to L. जितनी बड़ी इमेजिनरी लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। बिल्कुल बात सही है। सो F is proportional to L. सो F is equal to सिग्मा L और सिग्मा is equals to F by L. क्लियर बेटा? सो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर एंड सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, और इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपने देख लिया है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ सरफेस टेंशन एक्सप्लेन इन द बेस ऑफ इंटरमोलिकुलर थ्योरी। ये आपको मैंने समझा दिया है। देन इसके बाद इलिस्ट्रेट सम एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। हमको यहाँ पे सिलेबस में बोला गया है कि हमको कुछ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन या एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन हमको बताना है, ठीक है ना? यस, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के हमको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताने हैं
तो देखिए सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट सरफेस टेंशन। बेटा आप अगर कभी निडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस, आप एक छोटी सी पिन ले लीजिए और पिन में ग्रीस लगा करके, पिन में क्या लगा करके बेटा, ग्रीस लगा करके अब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा जैसे ही आप ग्रीस लगा करके छोड़ेंगे, यहां पर इस सरफेस पे एक फोर्स लगेगा एफ, क्योंकि सरफेस टेंशन है इस लेयर पे। बोलिए है कि नहीं है बेटा। और एक इस सरफेस पे आपका फोर्स लगेगा एफ। यस, ये देखिए, तो नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, और वो किसको बैलेंस करेगा बच्चों, वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर है। हम्म। तो देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ। निडल सपोर्टेड ऑन द वाटर सर्फेस, टेक अ ग्रीस निडल ऑन द ऑफ स्टील ऑन अ पीस ऑफ blotting paper and place it gently over the water surface. Blotting paper soaks water and soon sinks down, but the needle keeps floating. मतलब यहाँ पे अगर ब्लॉटिंग पेपर लगा भी हुआ है बेटा, तो ब्लॉटिंग पेपर नीचे चला जाएगा मगर निडल ऊपर तैरती रहेगी। द फ्लोटिंग निडल कॉज अ लिटिल डिस्पर्सन द फोर्सेस एफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। देखिए जो निडल है, निडल के कारण, ये निडल का सिरा है, उसके कारण पानी की लेयर बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी। अब यहां पर जो बेटा है फोर्स कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियल। आपको पता है कि जो फोर्स होता है इस तरीके से एक्ट करेगा, तो यहां पे भी बेटा फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा, टेंजेंशियल। बिल्कुल सही है, वाटर सरफेस के टेंजेंशियल। तो अब ये टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट करेंगे, जिसका नेट फोर्स अपवर्ड ऊपर की ओर बनेगा, और इसको वो किसको बैलेंस करेगा, वेट ऑफ द निडल को। यस, तो वेट ऑफ द निडल को बैलेंस करेगा। इस तरीके से निडल जो है आपको तैरती हुई नजर आएगी, मतलब निडल आपकी डूबेगी नहीं। क्लियर हो गया। यस, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंडलेस वेट, क्या बेटा, तीनों साइड से फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, ये नहीं कह सकते आप। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एक फोर्स टेंजेंशियल यहाँ पे लगा, एक फोर्स टेंजेंशियल यहाँ पे लगा, और एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर है, तो हर तरफ से फोर्स बनेगा, एक इस तरीके से गुच्छा टाइप का बन जाएगा, है ना। इस तरीके से गुच्छा टाइप का बन जाएगा फोर्स का, और ये जो फोर्स है अपवर्ड, इसका फोर्स निकलेगा बेटा एफ, और वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, वेट प्रोवाइड करेगा, वो वेट को बैलेंस करेगा। इस तरीके से निडल ऊपर सस्पेंडेड लटकी रहेगी। क्लियर, मतलब निडल डूब नहीं पाएगी। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगला है एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म। तो यदि आप यहाँ पे एक सोप फिल्म में अभी आप एक मतलब कैसा भी आप एक धागा रख दें, ठीक है ना, तो अगर आप उसको स्लो फिल्म में धागा रख देंगे तो धीरे 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 वो सरफेस टेंशन के कारण अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, और इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। तो रेन ड्रॉप्स शेप में स्फेरिकल क्यों होती हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, एरिया मिनिमम होना चाहिए। और किस ज्योमेट्री का एरिया मिनिमम होता है बेटा, स्फीयर का। स्फीयर का मिनिमम सबसे कम एरिया होता है, इसलिए रेन ड्रॉप अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज कर लेती है, स्फेरिकल फॉर्म में। क्लियर बच्चों। स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वन आर फ्लैटेंड, ठीक है ना। ये भी देख लीजिएगा आप कि मरकरी की स्मॉल बॉल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल, और जो लार्जर होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं। यस, ये देखिए, हेयर क्लीनिंग क्लिंग ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये जो हेयर होते हैं ये लिक्विड के अंदर जाकर के ऐसे हो जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं
ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम एरिया एक्वायर कर लेते हैं। यस। अगला, अ बग फ्लोट ऑन द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपने मच्छरों को देखा होगा, मच्छर पानी के ऊपर बड़ी इजीली चल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बग के बेटा पैर हुआ करते हैं इस तरीके से घूमे हुए, तो इन पे फोर्स ऊपर की ओर लगा करता है, जिसके कारण ये सरफेस टेंशन बड़े आसानी से इस सरफेस में चल लेते हैं। तो मच्छर जो होता है बड़े आसानी से कदम रख करके पानी के ऊपर चल लेता है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन में देख लिया कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है। किस तरीके से प्रूफ किया है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा एल, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। चलिए, क्लियर है? ठीक। चलिए बच्चों, देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अलाउज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पेपर क्लिप्स और इंसेक्ट टू फ्लोट ऑन द वाटर विदाउट सिंकिंग। क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है कि सरफेस टेंशन में जो फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस लगा करता है, ठीक है ना, इसके कारण वो बड़े आराम से पानी में फ्लोट कर जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही कोई इंसेक्ट पानी में कदम रखेगा तो सरफेस हमेशा हालांकि थोड़ा सा दब जाएगी, और इसके दबने के कारण एक दो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे दो दिख रहे हैं, मगर आपके सरफेस पानी की 3D में होगी तो हर तरफ से टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होगा, जिसका जो नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? इट ऑल्सो causes water droplet to form spherical shapes and enable capillary action। तो इसके कारण वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं, और इसी इफेक्ट के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, जो पानी होता है वो एक पतली सी ट्यूब में अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है, और इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। आपने जाइलम का नाम सुना होगा जब आपने 10th क्लास पढ़ी होगी। जाइलम आपने जानते होगे कि पतली पतली बेटा जड़ें होती हैं, यस और नो? ये कैपिलरी होती हैं, और ये पानी को नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जाती हैं। बताइए, जाती है कि नहीं जाती हैं? तो इसी को बेटा, पानी के ऊपर जाने को आप बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो गया? अभी आपने देखे होंगे दिवाली के समय में, दिवाली के समय में दिए जलाए जाते हैं बेटा। दिए की थोड़ी सी बत्ती बाहर निकाल करके बाकी बत्ती तेल के अंदर डाल दी जाती है। क्लियर? आपको पता है ये जो तेल होता है इस पतली सी नली में, इस कैपिलरी एक्शन के कारण ही ऊपर चलता जाता है। बोलिए यस कि नो? तो कैपिलरी एक्शन के कारण, मतलब पतली सी बाती में तेल अपने अपने राइज करेगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो आप जितनी पतली बत्ती लेंगे, आजकल तो खैर दिया चलता है, पहले के समय में बेटा तेल की डिब्बी चला करती रही है, सीसी रहती रही है। जब लोग लाइट गोल होती थी तो मिट्टी के तेल की सीसी जला लिया करते थे, ठीक है, केरोसिन ऑयल की। उसमें लंबी बत्ती बेटा पड़ी रहती थी। आपने लालटेन का भी नाम सुना होगा, लालटेन। तो बेटा उसमें लंबी बत्ती पड़ी रहती थी, और नीचे से तेल ऊपर की ओर राइज होकर के आया करता था। क्लियर हुआ? तेल नीचे से ऊपर की ओर राइज होकर के आया करता था, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये भी क्यों होता है? ये भी सरफेस टेंशन की ही वजह से होता है। क्लियर बेटा? हम्म। तो उसमें क्या होती थी, एक नैरो ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब आप डाल देंगे, तो पतली सी ट्यूब में पानी अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। वेयर लिक्विड राइज और फॉल इन नैरो ट्यूब्स, जिसमें लिक्विड
या तो ऊपर की ओर चढ़ेगा या नीचे की ओर उतरेगा। क्लियर हो गया बेटा? नैरो ट्यूब्स में। ओके, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। अगर ऊपर चढ़ता है लिक्विड तो उसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। और ये एक्शन जो कहलाता है ये कैपिलरी एक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ और डाइन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाई एल। हम सरफेस टेंशन को सिग्मा से मेजर करते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हुआ करती है, समझिए। द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of surface film of unit area compared to the molecule of interior is called surface energy। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ये आपके पास कोई लिक्विड है, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, ऊपर की सरफेस है, तो आपको ये बताया गया कि यहाँ के लिक्विड जो होते हैं, क्योंकि हर तरफ से इनमें फोर्स लगता है, बाहर की तरफ से तो फोर्स लगता है, मगर ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है क्योंकि इनके ऊपर कोई सरफेस नहीं होती है। तो यहाँ तो फोर्स लग गया जैसे ये है, बट ऊपर फोर्स ना होने के कारण इनमें जो नेट फोर्स इनका बनेगा वो कहाँ बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो हर वाटर पार्टिकल यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स रियलाइज करेगा। ठीक है, बट इसके बावजूद ये पार्टिकल्स ऊपर बने रहते हैं। ये पार्टिकल्स कहाँ बने रहते हैं? ऊपर बने रहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। क्या होती है इनके पास? कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी। देखा जाए तो अनबैलेंस फोर्स के कारण इन पार्टिकल को कहाँ जाना था? नीचे जाना था, बट ये पार्टिकल क्या नीचे गए? नहीं गए। तो ये पार्टिकल नीचे नहीं गए क्योंकि इनके पास नेट कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of the surface film। ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर बैठे हुए हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑफ यूनिट एरिया, है ना? ऑफ यूनिट एरिया। जो हम सरफेस एनर्जी निकालेंगे वो हम यूनिट एरिया के निकालेंगे। ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन इन इंटीरियर। मतलब किसकी तुलना में? अंदर जो मॉलिक्यूल बैठे हैं उनकी तुलना में इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, कितनी एक्स्ट्रा है। तो ये एनर्जी क्या कहलाती है? इस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? हम्म। तो अब इस एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं? तो इस सरफेस एनर्जी को हम निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? इस सरफेस एनर्जी को, इसको हम लिख सकते हैं दिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्स्ट्रा एनर्जी। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन in increasing the area of the fluid of the surface film of the surface film by unit amount, by unit amount। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको? सरफेस एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे? सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई इंक्रीज इन यूनिट एरिया।
यस, इस तरीके से, मतलब कि अगर किसी सरफेस फिल्म के एरिया को आप 1 यूनिट से चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप कहेंगे सरफेस एनर्जी। किसी सरफेस फिल्म के एरिया को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए जिस अमाउंट को आपको जितना काम करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इट्स सरफेस एनर्जी। यस, ये कहलाएगा आपका सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन। क्लियर हुआ? तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? वर्क डन जूल में नापा जाएगा और एरिया किस में? मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज जूल पर मीटर स्क्वायर। चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में हम रिलेशन देखते हैं। चलिए ये देखिए आपके सामने यहाँ पर इसको क्लियर करा जा रहा है। व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एनर्जी? व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड? प्रूव दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो आपको प्रूव करना है कि जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होगी वो कितनी होगी? सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस एनर्जी E पर यूनिट एरिया के लिए क्या आ जाएगा भाई साहब? A इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। क्लियर? हाँ, ये आपको शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे शो करेंगे। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? एरिया पे स्टोर होती है। देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये किसी सरफेस का एरिया है, ये सरफेस का एरिया है, और मैंने बताया था कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी पाई जाती है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये मॉलिक्यूल्स ऊपर बने रहते हैं वाटर के। तो ये जो एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी लिखी गई है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस। अब मान लीजिए बेटा ये ए है एरिया, तो मान लीजिए ए एरिया में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? ई एनर्जी स्टोर्ड है। तो यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी बेटा? ई अपॉन ए। इसी यूनिट एरिया की स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू ई बाई ए। चलिए अब हमको इसको कैलकुलेट करना है सरफेस एनर्जी को, तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे? फिर से पढ़ देता हूं। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब इसको कैसे करेंगे देखिए आप अच्छे समझिए बेटा। द पोटें सॉरी लेट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर। बेटा आपके पास में पी क्यू आर एस एक आप फ्रेम ले लीजिए तार का। आपने एक लोहे की तार का एक फ्रेम बना लिया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आपने फ्रेम बना लिया पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। अब इस एक्सपेरिमेंट को घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पी क्यू आर एस आपने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लिया है, और ए बी जो है बेटा इस पे एक स्लाइडिंग वायर है। मतलब इस तरीके से आप जो है इस पे एक स्लाइडिंग वायर जो है ए बी जोड़ देंगे। ये यहाँ पे एक लोहे का तार थोड़ा सा लूप बना करके जिससे ये इस पे मूव हो सके, है ना, ये जोड़ देंगे। ये वायर है ए बी। क्लियर है बेटा? अब आप क्या करिए, इस वायर को लेकर के, है ना, इस वायर को लेकर के आप इसको एक सोप फिल्म में, साबुन के पानी में आप इसको डिप कर दीजिए। ये पानी रखिए साबुन का, और इसके अंदर इसको डाल दीजिए। जैसे आप इसको डाल करके बाहर निकालेंगे बेटा इस वायर को, ये लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहां तक इसमें क्या बन जाएगी बेटे? साबुन की एक पतली सी परत बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बनेगी? जैसे आप किसी ढक्कन को, कोई ढक्कन हो आपके घर में और घर में निरमा घुला हुआ हो,
और उस ढक्कन को आप निरमे के बाल्टी के अंदर डाल देंगे, तो उस ढक्कन को जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक परत बनी होगी पतली सी, उसे बोलते हैं सोप फिल्म। क्या बोलते हैं बेटा? सोप फिल्म, बिल्कुल सही, वो पतली सी सोप की फिल्म बनी होगी। तो सिमिलरली बेटा, let PQRS is a rectangular frame of wire and AB is an other wire, straight wire which can slide over the arm PQ, जो कि PQ स्लाइड के ऊपर खसक सकता है और RS के ऊपर, इधर से ये AB है। PQ and RS of the frame as shown in figure, तो ये देखिए PQ और RS के ऊपर ये फिसल सकता है। Let the frame be dipped into the soap solution, मान लीजिए आपने इस फ्रेम को इस सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया, and taken out so that film ABRQ is formed। अब जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन से इसको निकाला तो आपके पास एक साबुन की फिल्म बन गई ABRQ। ठीक है बेटा, बन जाएगी। अब आपने क्या बेटा, एक तार यहां पे लगा रखी थी पतली सी कि मैं इसको उठाऊंगा, हल्का सा एक कुंदा लगा के एक पतली सी तार आपने यहां से उठा रखी थी, और आपने इसको उठा के थोड़ा सा मूव किया, थोड़ी दूर तक आप इसको मूव करते ले गए। मान लीजिए आपकी नई पोजीशन इसकी ये आ चुकी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने बताइए सोप फिल्म का एरिया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। तो इसी काम को हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने एक फोर्स लगाया, इसके ऊपर एक वेट लटकाया, मान लीजिए फोर्स F है। अब ये बेटा देखिए, ये यहाँ पर वायर लटका हुआ है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर क्या एक्ट करेगा बेटा? फोर्स एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन वाला। क्लियर? अब इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने इसको नीचे तक खींचा। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा? एक्स डिस्प्लेसमेंट। यस, हमने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है। हम्म, तो ये टोटल लेंथ कितनी है बेटा? एल। टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो यदि मान लीजिए सरफेस टेंशन इस लिक्विड का टी है, तो यू नो टी इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो यहां से फोर्स कितना निकलेगा बेटा? टी इंटू एल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, टी इंटू एल। तो चलिए देखते हैं। लेट द फ्रेम बी डिप्ड इनटू द सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट सो दैट द फिल्म ए बी आर क्यू इज फॉर्म्ड। तो ये हो गई। ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन द वायर ए बी स्टार्ट स्लाइडिंग टूवर्ड्स क्यू आर। देखिए, अब सरफेस टेंशन के कारण ये जो वायर होगा ये अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी लिक्विड मिनिमम एरिया लेना चाहता है। बोलिए यस और नो। तो ये अपने आपके एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो कुछ फोर्स ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू टू इंटू एल, टी इंटू एल, टी इंटू एल, टी इंटू एल। लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने सेम अमाउंट का फोर्स लगा करके हमने इसके फोर्स को इक्विलिब्रियम कर दिया, बैलेंस कर दिया, और इसको वापस हमने कुछ दूर तक खींचा। इफ द वायर इज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग अ फोर्स F मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वायर AB। ओके। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर आकर के खिंच करके, इन इक्विलिब्रियम दिस फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वायर AB। ओके, ठीक है बेटा। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा? सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। अपोज मतलब सरफेस टेंशन के लगाए गए फोर्स के अपोजिट। ओके। तो आपने देखा है कि सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स कितना है बेटा? TL। अब ध्यान से मुझे बताइए बेटा कि यहां पर कितनी फिल्म बनेगी इस सरफेस में? यहां पर इस फिल्म के कितने सरफेस होंगे? जब आप इस फ्रेम को बाहर निकालेंगे तो इस फ्रेम के कितने सरफेस होंगे? एक सरफेस या दो सरफेस? हाँ, दो सरफेस। क्योंकि जब भी आप हवा का बुलबुला फुलाते हैं तो दो फ्री सरफेस होती हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। क्लियर हो गया?
तो यहां पर भी दो फ्री सरफेस होंगी। ये देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज एल एंड सरफेस टेंशन इज टी, देन फोर्स इक्वल टू 2 × टी एल। बट मैंने यहां क्या निकाला था बेटा, T × L। हाँ, मगर सरफेस दो है, इसलिए सरफेस टेंशन भी दो गुना काम करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो द फैक्टर 2 appears because soap film has two free surfaces. Clear? If the wire AB is displaced through distance x, अब मान लीजिए इस फोर्स के प्रभाव में हमने इस वायर को x डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्लियर बेटा? तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हम वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो हमने कितना वर्क डन कर डाला बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा, 2TL है कि नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी दी थी, एक्स दी थी। बिल्कुल सही, 2TL इंटू एक्स। या एक काम करो, एक्स को डेल्टा एक्स मान लो, यदि मानना है तो कई जगह डेल्टा एक्स माना जाता है। ओके, नाउ W इज इक्वल्स टू 2 × T, 2T, और यहाँ पे क्या गया बेटा, L डेल्टा एक्स। यस और नो? ये क्या है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है कि नहीं है? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, चेंज इन एरिया, क्योंकि है तो ब्रेड्थ का चेंज, तो इसको एरिया नहीं बोलेंगे, इसको मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो W इज इक्वल टू 2T मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया। ओके कि नॉट क्लियर? सो नाउ अगर मैं W अपॉन डेल्टा ए कर दूं, सो नो, W बाई डेल्टा ए, ठीक ना, और 2 को भी नीचे ले आऊं, क्योंकि दो फेसेस हैं तो दो एरिया होंगे, तो कितना बचेगा बेटा, T। और ये क्या है बेटा, दिस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। क्लियर? सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। क्लियर? तो सरफेस एनर्जी W पर यूनिट चेंज इन एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, सरफेस टेंशन के इक्वल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर यहां पे आप 2 ΔA को 1 ले लो, क्योंकि 2LX को यहाँ पे A ले लिया गया है ना, मैंने जिसको डेल्टा ए लिया है, इन लोगों ने A ले लिया है। एनीवे चलिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपके लिए इजी कर देता हूँ बच्चों। चलिए यहाँ से एक काम करिए, W इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई टू लेंथ इनटू चेंज इन ब्रेड्थ। क्लियर बेटा? W is equals to T times of delta A, change in area. Now W upon delta A equals to कितना बचेगा बेटा, T बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। सो अगर आप डेल्टा A को 1 ले लें, इफ डेल्टा A इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 1, तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। तो बेटा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन की उस वैल्यू के इक्वल होती है ना। Hence the surface tension is of a liquid is numerically equal to amount of work done in increasing the surface area of the film by unity। क्लियर हो गया बेटा? बस ये आगे की चीजें आपको नहीं लिखनी है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो एक्चुअली हमने क्या देखा बेटा, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सो द सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन हमने क्या देखा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। क्लियर? सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या इसको मोर क्लियरली लिखोगे तो पर यूनिट चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। डन बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है बच्चों, इसको आराम से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक, सरफेस एनर्जी हमारे यहाँ पे फिनिश। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन
आइडियाज टू ड्रॉप बबल एंड कैपिलरी राइज। ये इसी से कनेक्टेड टॉपिक है। ड्रॉप में, बबल में सरफेस टेंशन का यूज। क्या यूज है? सीधे मैं डेरिवेशन की ओर ले चलता हूं। ये देखिए, ये है डेरिवेशन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप ऑफ द लिक्विड। बेटा दो क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर निकालना और बबल के अंदर का प्रेशर निकालना। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? ड्रॉप के अंदर का प्रेशर और बबल के अंदर का प्रेशर, बड़े अच्छे से समझिए इस चीज को। बच्चों देखो, ये आपके पास यहाँ पे ड्रॉप ऑफ द लिक्विड है। ठीक है बेटा, ये ड्रॉप ऑफ द लिक्विड है। यस। तो ड्रॉप ऑफ द लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर, यानी एक अतिरिक्त प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर कितना ज्यादा होगा, आपको ये निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एक्सेस प्रेशर क्यों लगेगा? आइए पढ़ते हैं, अतिरिक्त क्यों लगेगा। A liquid drop is spherical in shape and its outer surface is convex. Therefore, due to surface tension, a net inward force act on every molecule situated on the surface of the drop. बेटा देखो, मान लो शुरुआत में ड्रॉप आपको ये समझ में आ रही थी, यहां तक बाहर बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अभी मैंने बताया था कि फ्री सरफेस पर एक नेट इनवर्ड फोर्स अंदर लगता है। लगता है कि नहीं लगता? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है कि नहीं लगता? तो इस तरीके से जब ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर अंदर की ओर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्रेशर अंदर ज्यादा होगा कि नहीं पड़ेगा ज्यादा? अंदर की ओर प्रेशर लगेगा। तो यही लिखा है, द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स। देयरफॉर, due to the surface tension, a net inward force acts on every molecule situated on the surface of the drop. As a result, pressure inside the drop is more than outside. इस तरीके से जो बेटा जो ड्रॉप बाहर होती है वहां का प्रेशर कम होता है और ड्रॉप के अंदर का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ड्रॉप के बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। अब आइए इस डेरिवेशन को करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बी आर and excess pressure inside it is B। तो मान लिया बेटा जो हमारे पास प्योर ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी है बेटा? R है। P क्यों मानोगे भाई? रेडियस तो R मानेंगे ना बच्चों। एंड प्रेशर उसके अंदर जो ड्रॉप के अंदर पड़ रहा है वो कितना है? P है। ठीक। ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर एंड आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप। अब आपको पता है बेटा कि जितना अंदर की ओर फोर्स लगेगा उतना बाहर की ओर फोर्स लगेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो ड्यू टू दिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ प्रेशर एंड आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ ड्रॉप। मतलब अंदर की ओर यहां से धकेल रहा है एक्सेस प्रेशर, तो बाहर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, आउटवर्ड फोर्स। ठीक है बेटा? तो आउटवर्ड फोर्स लगा। सपोज दिस एक्सेस प्रेशर, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R टू R प्लस डेल्टा R। मान लिया इस फोर्स के कारण इस बबल की बूंद बड़ी हो गई, ड्रॉप की, सॉरी बेटा बबल नहीं ड्रॉप बोलना चाहिए मुझे, और ये कितनी चेंज हो गई? डेल्टा R से। तो बेटा अंदर वाली रेडियस तो R है, बोलो यस की नो? बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी डेल्टा R से। तो न्यू रेडियस कितनी आ गई बेटा? R प्लस डेल्टा R। क्लियर की नॉट क्लियर? सो द न्यू रेडियस इज R प्लस डेल्टा R। डन। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कितना वर्क करना पड़े बड़ा। ठीक है ना? तो देखिए वर्क डन इक्वल टू कितना होता है बेटा? अभी आपने देखा है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस की नो? तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है बेटा? फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर P है, एरिया कितना है? 4 पाई R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा R। डन। तो कितना आ गया?
P इंटू 4 पाई r² डेल्टा आर। इसको मैं लिख लेता हूँ P 4 पाई r² डेल्टा आर। क्लियर बेटा? ये सरफेस एरिया हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? वर्क डन। यस। अब आपको दूसरी साइड से पता है कि जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? सरफेस टेंशन पर यूनिट चेंज इन एरिया। होता है कि नहीं होता? तो हम ये भी निकाल के रख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है? चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बोलिए यस कि नो? तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई r²। ओके भाई, फाइनल एरिया 4 पाई नई वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई पुरानी वाली रेडियस का स्क्वायर है। अभी कर रहे हैं ना बेटा इसको। r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करता हूं मैं बेटा। 4 पाई बाहर रहने दो। a² प्लस b² प्लस 2ab यानी r का स्क्वायर। क्लियर बेटा? ओपन करेंगे, r का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। ओके, और माइनस 4 पाई r², ये बाहर वाला। ठीक है बेटा? अब 4 पाई को ओपन कर दो तो कितना आ गया? 4 पाई r² प्लस 4 पाई डेल्टा r² प्लस 4 2 जा 8 पाई r डेल्टा आर। क्लियर? एंड माइनस 4 पाई r²। बेटा 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो गया, हो गया। अब बेटा डेल्टा आर बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां हमने डेल्टा आर का स्क्वायर क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास केवल क्या बचा? 8 पाई r डेल्टा आर। बचा कि नहीं बचा? ये हो गया चेंज इन एरिया। क्या हो गया ये? चेंज इन एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम देखते हैं इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है ना? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो अभी अभी आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है सरफेस एनर्जी का। सॉरी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया हमने। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या चेंज इन एरिया। ठीक है? तो W इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा। सरफेस टेंशन बेटा देखो, एक ही फिल्म होती है बबल लिक्विड में, सॉरी बेटा लिक्विड ड्रॉप में, क्योंकि बाहर एयर होती है और अंदर पानी होता है। एक ही फिल्म होती है कि नहीं होती बताइए? तो टी ही आएगा। अगर यदि यहाँ पर लिक्विड बबल होता तो क्या आता? 2T आता, क्योंकि सरफेस टेंशन दो तरफा काम करेगा। क्लियर? इंटू 8 पाई r डेल्टा आर। ओके, ये क्या आ गई? हमारी सरफेस एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए, ये वर्क का दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर वाला है वर्क का पहला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों के वर्क तो इक्वल है ना, क्योंकि एक मैकेनिकल एनर्जी रूल से निकाला गया है और एक सरफेस एनर्जी के रूल से निकाला गया है, बट दोनों इक्वल है। तो दोनों को इक्वल करा दिया, तो P इंटू 4 पाई r² डेल्टा आर इक्वल टू T इंटू 8 पाई r डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, 4 पाई से 8 पाई दो बार कैंसिल। तो कुल मिला के कितना बच गया बेटा अपने पास? प्रेशर इक्वल टू 2T/r। तो लिक्विड बॉल के अंदर जो प्रेशर काम करेगा वो कितना होगा? 2T/r। ठीक है बेटा? तो ये आ जाएगा। देखिए, अगर यही क्वेश्चन आपके लिए बबल के लिए आएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो वर्क डन इक्वल टू टेंशन आ रहा था, वहां पे कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बबल में दो सरफेस हो जाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये 8 पाई की जगह 16 पाई हो जाएगा और ये 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो बबल के अंदर कितना आ जाएगा बेटा? 4T/r। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर 2T/r आया है, मगर बेटा बबल के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे वो 2 का मल्टीप्लाई होने से 8 पाई 16 हो जाएगा,
और आंसर आएगा कितना, 4T/r। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये टॉपिक आज का जो है कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको क्या क्या बता दिया है? हमने आपको बता दिया है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन आइडियाज टू ड्रॉप एंड बबल। तो हमने आइडियाज टू ड्रॉप भी पढ़ा दिया, आइडियाज टू बबल भी पढ़ा दिया। क्लियर? चलिए बच्चों, देखिए अगले क्वेश्चन में ये, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई, द एंगल that the tangent to the liquid surface at the point of contact make with the solid surface inside the liquid। याद रखिएगा, किसकी टेंजेंट? लिक्विड सरफेस की टेंजेंट। किसके साथ? सॉलिड सरफेस के साथ। सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इसको बोलते हैं आप एंगल ऑफ कांटेक्ट। आइए देख लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए बेटा आपने किसी कैपिलरी में या किसी टेस्ट ट्यूब में पानी भर दिया, तो ये पानी आपने भरा है इस तरीके से। तो मैंने बताया कि आप सोचते हैं कि पानी कुछ इस तरीके से भरा रहता है, बट पानी, क्योंकि पानी में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। एडहेसिव मतलब वाटर और ग्लास की दोस्ती ज्यादा है, क्योंकि ये एडहेसिव बताएगा, फोर्स बनाएगा। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जब होते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? एडहेसिव फोर्स। तो इस एडहेसिव फोर्स के कारण बेटा ये वाटर एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहेगा। उठा रहेगा बेटा? हाँ। तो इसलिए जो ये जो शेप बनता है बेटा लिक्विड का, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं बेटा? मिनिस्कस। क्या बोलते हैं इसके शेप को? मिनिस्कस। तो ये मिनिस्कस शेप बनता है। अब इस समय कह रहा है कि सरफेस पर टेंजेंट खींचो। तो ये देखिए सरफेस पर टेंजेंट ये आ जाएगी, यस और नो? ये सरफेस पर टेंजेंट आ जाएगी। रुको डुगु, तो इसको भी ये सरफेस पर टेंजेंट आ जाएगी। और किसके साथ? लिक्विड की इनसाइड सरफेस। बेटा ये अंदर दिख रही है आपको लिक्विड की इनसाइड सरफेस? यदि नहीं दिख रही है तो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए इनसाइड सरफेस है लिक्विड की, मतलब जिस वेसल में रखा हुआ है उसकी इनसाइड सरफेस लिक्विड की। तो ये जो एंगल बनता है बेटा, इसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। अब याद रखिएगा बेटा कि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स, अगर यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, तो एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या ज्यादा है? एडहेसिव ज्यादा है, क्योंकि पानी और ग्लास की दोस्ती ज्यादा है और कोहेसिव कम है। तो कौन सा एंगल बनेगा बेटा? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि आप इसी टेस्ट ट्यूब में किसको भर दो? मरकरी को भर दो। तो मरकरी बेटा ग्लास का दुश्मन है, बिल्कुल दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर आप मरकरी को ग्लास के ऊपर पटक दें तो मरकरी बिल्कुल अंडाकार होकर के बैठ जाएगी कि मैं बिल्कुल ग्लास को छू ना पाऊं। वो तो मजबूरी है कि रहना उसी के ऊपर, तो एक पॉइंट पर बिल्कुल बैठी रहेगी मरकरी। समझ में आया? तो जब आप मरकरी को ग्लास के अंदर भरते हैं तो फ्री सरफेस में मरकरी ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाती है, अंदर पूरी रहती है, मगर फ्री सरफेस में मरकरी ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आइए देखते हैं। तो लिक्विड की टेंजेंट ये बन रही है, ये सोनो, और फ्री सर्फ और सरफेस इनसाइड द लिक्विड ये बन रही है। अब ये बताइए जो एंगल है यहाँ पे एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और यहाँ पे एडहेसिव फोर्स कम है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा कॉस थीटा, सॉरी, जो थीटा बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा?
कम हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज बनेगा, सॉरी कम नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? तो ये डेफिनेशन देखिए, द एंगल दैट द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, वो एंगल जिसमें टेंजेंट लिक्विड सरफेस की बनाती है, किसके साथ? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड की अंदर सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनता है, ये देखिए ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, दिख गया कि नहीं दिखा? ये देखिए ये कौन सी सरफेस है? सॉलिड सरफेस। और ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको अलग अलग सीन में देखने को मिलेगा। ये देखिए, मरकरी में कैसा शेप बनेगा मेनिस्कस का? कॉन्वेक्स बनेगा। और वाटर के लिए कैसा बनेगा बच्चों? कॉनकेव बनेगा। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों आज मैंने आपको एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप भी बता दिया, इनसाइड अ लिक्विड सोप बबल भी बता दिया, बुलबुले के अंदर। ड्रॉप के अंदर की बात की जाए तो आपको पता है 2T/R होता है, P इक्वल टू 2 टेंशन/R। इसी को सिग्मा भी लिखते हैं तो 2 सिग्मा/R लिख सकते हैं। और यदि आप सो बबल के अंदर बात करते हैं तो इसे 4 सिग्मा/R या 4T/R लिख सकते हैं। क्लियर है? आपको सरफेस एनर्जी बता दी गई आज, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बता दिया गया, इट इज द एंगल इनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। दोनों की टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, एक सॉलिड सरफेस का और एक जो मेनिस्कस की टेंजेंट बनती है उसका, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। हाँ, ऐसा लिक्विड जो वेट द सरफेस, जो सरफेस के साथ चिपकता है, स्टिक करता है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। जैसे कि पानी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री होता है। समझ में आ गया? मतलब पानी ग्लास से चिपकता है। लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस, जो सरफेस को गीला नहीं करेगा, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप मरकरी को, मरकरी पानी से दूर रहना चाहती है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका ऑब्ट्यूज है। सिल्वर और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है और प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। प्योर वाटर ग्लास, ठीक है ना, वाटर एंड प्योर ग्लास। हाँ, इतने ही, ये याद हो जाएंगे वैसे ही प्रैक्टिस करते करते बच्चों को। चलिए, यस, ठीक है। अब इसके बाद कल हमारे पास केवल एक चीज बची हुई है जिसको हम पढ़ते हैं, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी एक्शन। तो कल हम कैपिलरी एक्शन के बारे में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर खत्म किया जाता है। धन्यवाद।